5 दिसंबर 1872 वो दिन जब ब्रिटिश शिप डेल ग्रेशिया एजोर्स के तट से 400 मील दूर अपने सफर पर निकली। लेकिन सफर के बीच में कैप्टन डेविड मोरहाउस और उनकी क्रू को उनकी तरफ बढ़ती हुई एक नाव दिखाई देती है, जिस नाव ने उन्हें हैरान कर दिया क्योंकि वो नाव थी मैरी सेलेस्टी। वही नाव जिसे बस 8 दिन पहले ही न्यूयॉर्क से जेनोवा उनके खुद के दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स लेकर निकले थे। वही शिप जिसे अब तक अपनी मंजिल तक होना चाहिए था। तो यह शिप डेल ग्रेशिया के रास्ते पर क्या कर रही है? कैप्टन मोरहाउस ने बहुत से सिग्नल्स भेजने की कोशिश करे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, बट सिग्नल्स का कोई जवाब नहीं मिला और इसीलिए उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को उस शिप के अंदर भेजा, जहां देखने में पहली नजर में सब कुछ ठीक लग रहा था, बट असल में ठीक जैसा कोई शब्द उस दिन उस शिप पर ऑन बोर्ड नहीं था। क्योंकि असल में बात यह थी कि शिप के 7 क्रू मेंबर्स, एक कैप्टन, उनकी वाइफ सारा ब्रिग्स और उनकी 2 साल की मासूम बेटी सोफिया ब्रिग्स लापता थी विदाउट एनी ट्रेस। बट इंटरेस्टिंग बात यह थी कि शिप पर किसी वायलेंस, स्ट्रगल या फायर की निशानी नहीं थी, जिसने उस दिन बीच समुद्र में मैरी सेलेस्टी के इस खौफनाक राज को जन्म दिया कि आखिर वो 10 लोग हवा में कैसे गायब हो सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, हेलो, मेरा नाम है गौरव और आज हम इसी राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड वी विल फाइंड आउट व्हाई दिस ह्यूज शिप वाज फाउंड विद नोबडी ऑन इट। आई नो आप लोग भी अभी इस वक्त यही सवाल का जवाब पूछ रहे होंगे, लेकिन बात तो यह है ना कि ये मैरी शिप ने इससे पहले भी बहुत सी मौत की कहानियां लिखी है। लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें समय में थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। उस समय में जब मैरी सेलेस्टी किसी और नाम से जानी जाती थी। मैं बात कर रहा हूं 1861 की, जिस साल स्पेंसर आइलैंड कनाडा में बनी ये 100 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी शिप अमेज़न के नाम से जानी जाती थी। और हालांकि ये बाकी शिप्स के कंपैरिजन में छोटी जरूर थी, लेकिन इसके ओनर ना मिलने के पीछे का कारण ये नहीं था कि ये छोटी है, बल्कि ये कि ये श्रापित है। ऐसी कहानियां बहुत चर्चे में आ रही थी। जैसे सफर में फिशिंग डैम से डैमेज होकर रिपेयर के लिए ये जिस शिपयार्ड में गई थी, वो पूरा शिपयार्ड अपने आप ही आग में राख हो गया। लेकिन अमेज़न पर आज तक नहीं आई। इसे जिसने खरीदा था वो भी कंगाल हो गया। अटलांटिक ओशन में इसने एक शिप को ठोकर मारकर उसे समुद्र की गहराइयों में डुबा दिया और फिर इसने अपने ही कैप्टन के खून से अपने हाथों को रंग लिया। इस घटना में नोवा स्कॉशिया से लंदन वाले सफर से पहले कैप्टन मैकलेलन अचानक से बीमार हो गए और बेमौत मारे गए। सो क्या ये सब कोइंसिडेंस था? हो सकता है, बट लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था और इसीलिए इसके लास्ट ओनर ने अमेज़न को कनाडा के पोर्ट पर लाकर टूटी फूटी हालत में वहीं पर अबैंडन कर दी। लेट्स मूव ऑन टू 1868 नाउ, जब एक अमेरिकन मरीनर ने इसे खरीदा और रिपेयर करके इसे एक नया नाम मैरी सेलेस्टी दे दिया। पर क्या सिर्फ नाम बदलने से इसका बैड लक हटने वाला था? इसी चीज से अनजान ओनर्स की ओनरशिप बदलते बदलते ये शिप फाइनली कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के हाथों में आई। वही कैप्टन जो 5 दिसंबर 1872 को इस शिप से गायब थे। अब हालांकि कैप्टन ब्रिग्स की शिप पर कुछ चीजें थी जो पहली नजर में बिल्कुल सही सलामत नजर आ रही थी, पर मैरी सेलेस्टी ने कई राजों को अभी तक छुपा के रखा था। जैसे ऊपर से तो शिप की हालत बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर शिप के 2 प्रेशर मेजरिंग पंप्स में से एक डिसअसेंबल्ड था। शिप के निचले हिस्से में 3.5 से 4 फीट पूरा पानी भरा हुआ था और शिप के फ्रंट और बैक हैचेस के कवर्स निकले हुए थे। शिप की छोटी और इकलौती लाइफ बोट और रस्सी दोनों गायब थी। शिप के क्वार्टर्स में क्रू मेंबर्स का सारा सामान वैसे ही मौजूद था, लेकिन कैप्टन के रूम में चीजें थोड़ी सी बिखरी नजर आ रही थी। अब अगर यही घटना 21st सेंचुरी में होती तो क्या लगता है? हमें इसका जवाब कुछ ही दिनों में मिल जाता, राइट? यस, क्योंकि आज के हमारे जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम्स, रेडार्स ऐसे इक्विपमेंट्स की मदद से एक्यूरेटली जियोलॉजिकल लोकेशंस को पिन पॉइंट कर सकते हैं। आई नो दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? आपको बस कंप्यूटर नॉलेज, मेनली कोडिंग आनी चाहिए एंड यू आर फिट टू बी वन ऑफ द पीपल हु वर्क ऑन सच कूल प्रोजेक्ट्स। बट फिर आप कहोगे कि कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में हायर तो सिर्फ टायर 1 के कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही किया जाता है। और इसी जॉब्स के प्लेइंग फील्ड को आप री-लेवल कर सकते हो बाय री-लेवल सिलेक्ट। री-लेवल सिलेक्ट 5 दिन का एक इवेंट होता है व्हिच इज फॉर फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, जहां पर बस एक फ्री सिंपल सा टेस्ट देकर विंगीफाई, टाइम्स नेटवर्क, हिप्टो जैसे और भी कंपनीज का एक्सेस आप पा सकते हो। इतना ही नहीं, डेली टॉप स्कोरर्स के लिए यहाँ पे 30,000 वर्थ के प्राइजेस है। साथ ही टॉपर्स को गुडीज लाइक मैकबुक, आईफोन 13 और आई वॉच भी मिलते हैं। एंड इफ यू स्टिल डाउट, टेक अ लुक एट प्रथम मिश्रा। कोडिंग के प्रति पैशन होने के बावजूद भी कैंपस प्लेसमेंट और वॉक इन इंटरव्यू से उन्हें बस लो पैकेजेस ही मिले, लेकिन री-लेवल का फ्रंट एंड टेस्ट लिखने के बाद आज विंगीफाई जैसी अच्छी कंपनी में जॉब करके अपने करियर को सेट कर रहे हैं। लास्ट मंथ ही डेली के 35 लाख वर्थ ऑफ जॉब्स यहां पर डिलीवर हुए हैं। तो रुके क्या हो, बुक योर टेस्ट स्लॉट बिटवीन 1st to 5th of June और पाओ अपना करियर सेट करने का मौका। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। छानबीन करने पर यह सामने आया कि कैप्टन के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स और शिप का पेपर दोनों गायब था।
बस यही दो चीजें गायब नजर आ रही थी। यहां तक कि 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल कार्गो, जो इंसानों के पीने के लिए नहीं होता बल्कि फ्यूल क्लीनिंग एजेंट और सॉल्वेंट का काम करता है, वो तक सही सलामत था। शिप पर 6 महीनों तक खाया और पिया जा सकता है उतना खाना और पानी मौजूद था। और जब उन्होंने कैप्टन की कैबिन में मौजूद लॉन्ग बुक को चेक किया तो उसमें एक एंट्री मिली। ये फाइनल एंट्री थी जो 25 नवंबर सुबह 8 बजे की थी, यानी कि कैप्टन मोरहाउस के दोस्त 10 दिन से लापता थे। पर अब यहां पर सवाल आता है कि कहां? एक कैप्टन तूफानों में भी अपने शिप को नहीं छोड़ता, तो इस कैप्टन ने इतनी सही सलामत शिप को आखिर क्यों छोड़ा? और कैप्टन ब्रिक्स तो अपने क्रू मेंबर्स को खुद चुनते थे, यानी उनका हर एक क्रू मेंबर फर्स्ट क्लास सेलर था। और इसीलिए एक ग्रेट कैप्टन और इतनी काबिल क्रू का एक साथ गायब होना किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। ये शिप आखिर अबैंडन कैसे मिल सकती है? कैसे 10 लोग अचानक से इस शिप से गायब हो सकते हैं? सबसे ज्यादा इस सवाल का जवाब अगर कोई जानना चाहता था ना, तो वो था गिब्राल्टर का लॉ कोर्ट, जहां कैप्टन मोरहाउस अपने लापता दोस्त की शिप मैरी सेलेस्टी को लेकर पहुंचे थे ताकि वो लॉ ऑफ सैल्वेज का फायदा उठा सके। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का वो हिस्सा जो कहता है कि जो भी किसी शिप या कार्गो को रेस्क्यू करेगा उसे उसके मुताबिक प्रोपोर्शनल वैल्यू का रिवॉर्ड मिलेगा। और कैप्टन मोरहाउस ने यही तो किया। वो रिस्क के बावजूद मैरी को बचाकर सेफ्टी तक ले आए, जिसके बाद गिब्राल्टर अथॉरिटीज ने शिप को सैल्वेज हियरिंग कोर्ट पूरा होने तक कस्टडी में रख लिया था। और यहीं से श्रापित मैरी सेलेस्टी के लापता क्रू और कैप्टन गायब होने की ऐसी कहानियां बननी शुरू हो गई जो हकीकत से परे थी। जैसे शिप पर मौजूद लोगों को एलियंस ले गए होंगे, किसी सी मॉन्स्टर ने उन पर अटैक किया होगा, पायरेट्स के साथ उनकी मतभेड़ हो गई होगी और उन्होंने उन्हें अगवा कर लिया। पर इन बेतुके तुक्कों में कुछ ऐसी थियरीज थी जिन्होंने लोगों को सही में सोच में डाल दी। थियरी नंबर 1, गिब्राल्टर थियरी। मैरी सेलेस्टी पर एक्स यानी कुल्हाड़ी के निशान थे, कैबिन के फर्श पर काले धब्बे थे और कैप्टन की तलवार पर खून। इसे गिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल ने यह थियरी बनाई कि क्रू ने एक रात इंडस्ट्रियल अल्कोहल पिया, वो ड्रंक हुए और उन्होंने कैप्टन और उनके परिवार को मारा और लाइफ बोट लेकर वहां से फरार हो गए। और हालांकि इससे शिप पर मिले 9 खाली बैरल्स की गुत्थी सुलझते हुए नजर तो आ रही थी, लेकिन जल्दी साइंटिफिक टेस्ट ने इस थियरी को गलत प्रूव कर दिया। 3 महीने बाद अथॉरिटीज ने शिप को कस्टडी से रिलीज किया और मोरहाउस और उनके क्रू को करीबन $8,000, जो आज की डेट में 1 करोड़ रुपए होते हैं, उतने दिए। अब ये अमाउंट सुनकर आप में भी सोच रहे होंगे कि इतना सारा पैसा, ये कार्गो और शिप के टोटल प्राइस का सिर्फ 1/6 हिस्सा था। तो कैप्टन मोरहाउस को एक्चुअली पूरे पैसे नहीं दिए गए। और ऐसा क्यों? यही जानने के लिए लेट्स सी हमारी थियरी नंबर 2, सैल्वेज। गिब्राल्टर लॉ कोर्ट में एक तरफ क्रू मेंबर्स के मर्डरर होने की थियरी बन रही थी और दूसरी तरफ हर जगह ये अफवाह फैल चुकी थी कि कैप्टन मोरहाउस और उनके क्रू ने सैल्वेज पाने के लिए अपने ही दोस्त के शिप को पहले तो बीच समुद्र में रुकवाया और फिर एक एक करके शिप पर मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतारकर उन्हें पानी में फेंक दिया और फिर उस शिप को सैल्वेज के लिए गिब्राल्टर लेकर पहुंच गए। अब शायद यही अफवाह लॉ कोर्ट अथॉरिटीज ने भी सुन ली और यही रीजन था कैप्टन मोरहाउस को कम सैल्वेज दिया गया, क्योंकि कोर्ट भी खुद इस मामले में सस्पिशियस थी। बट ये सिर्फ रूमर्स थे या असलियत, ये मामला तो कभी सच साबित नहीं हो पाया। कुछ वैसे ही जैसे थियरी नंबर 3, इंश्योरेंस मनी एंड क्रिश्चियनिटी। इसके मुताबिक कैप्टन मोरहाउस ने शिप से गायब लोगों का सारा खेल अपने दोस्त कैप्टन ब्रिक्स के साथ मिलकर रचा था ताकि वो शिप के इंश्योरेंस मनी को हड़प सके। लेकिन पहली 2 थियरीज की तरह ही इस थियरी को भी सच कोई साबित नहीं कर पाया। और साथ ही कैप्टन ब्रिक्स के कुछ ज्यादा ही रिलीजियस होने की वजह से कुछ लोगों की ये थियरीज भी थी कि शिप पर उनके परिवार और पूरे क्रू को खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद कैप्टन ब्रिक्स थे, जिन्होंने अपने धार्मिक बिलीफ्स में बहकर अपने क्रू मेंबर्स के साथ अपनी बीवी और 2 साल की मासूम सी बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके खुद भी अपनी जान ले ली। पर जिस थियरी ने लोगों को सच होने की सबसे ज्यादा संभावना बताई वो थियरी थी थियरी नंबर 4, अबैंडनिंग। इस थियरी के मुताबिक मैरी सेलेस्टी सीक्वेक, समुद्री भूकंप या वाटर स्पाउट यानी कि समुद्री टोर्नेडो से टकरा गई हो, जिससे एक तरफ कार्गो में रखे 9 बैरल्स लीक होने लगे होंगे और वहीं दूसरी तरफ शिप के हल यानी कि निचले हिस्से में पानी भर गया होगा और फिर उस पानी में कलेक्टेड कचरे की वजह से जो प्रेशर बना उससे शिप पंप भी टूट गया और ऐसे में कार्गो से लीक हो रहे अल्कोहल की वजह से शिप के उस हिस्से में धुआं होने लगा जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। और बस अपनी शिप के ब्लास्ट हो जाने के खतरे से खुद को बचाने के लिए कैप्टन ने अपनी वाइफ, बेटी और 7 क्रू मेंबर्स के साथ छोटी सी लाइफ बोट की सवारी करना सही समझा। इस चीज की परवाह किए बिना कि गहरे समुद्र में एक छोटी सी नाव खास में सुई के बराबर होती है। और शायद उनके इसी गलत फैसले ने तब उनकी जिंदगी की डोर को टूटने पर मजबूर कर दिया जब शिप और लाइफ बोट की रस्सी टूट गई।
सुनने में तो ये भी बस एक कहानी लग रही है, राइट? इसके सच होने की क्या संभावना है एज कंपेयर टू अदर थियरीज? वेल, फॉरेंसिक रिसर्चर एन मैकग्रेगर का कहना भी कुछ इसी प्रकार का था, लेकिन उनकी थियरी थोड़ी सी डिफरेंट थी। उनके क्रॉस रेफरेंसिंग नोट्स, शिप लॉग्स और ओशियन डेटा के अकॉर्डिंग कैप्टन ब्रिग्स की शिप पर मौजूद नेविगेशन और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बिगड़े हुए थे, और इसी के चलते कैप्टन अपने रास्ते से 120 माइल्स वेस्ट में भटक चुके थे और उन्हें रास्ते में रफ सी और बैड वेदर का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से शिप में पानी भरा, पंप फूटा और शिप के हल में भरते पानी के डूबने के खतरे के चलते कैप्टन ने शिप को अबैंडन कर दिया। वेल, यही दो थियरी सबको सबसे ज्यादा लॉजिकल लगी, बट अन्य किस्म की थियरीज बनी और कई लोगों ने तो मैरी सेलेस्टी के एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैरी सेलेस्टी को खुद ही माना, और तभी तो इस शिप के न्यूयॉर्क पहुंचते ही लोग इस शिप से दूर भागने लगे, और जिसने हिम्मत करके इसे खरीदा भी उसे फिर बाद में इसे लॉस में बेचना पड़ा। और फाइनली जब मैरी सेलेस्टी 1879 में सेंट हेलिना बे पर पहुंची, एक बार फिर से शिप की कैप्टन की बेमौत मौत हो गई। बट अब इसके 6 साल बाद वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। कैप्टन जॉन पाकर ने इस श्रापित शिप से पैसे कमाने के लिए पहले तो $30,000 के वर्थलेस कार्गो को इंश्योर करवाया, और फिर मैरी सेलेस्टी में भरकर हाइटी के पास जाकर कैप्टन ने इस शिप को आग लगा दी, और फाइनली 1861 से शुरू हुए मैरी के जर्नी की राख को एट द एंड पानी की गहराइयों में दफन कर दिया गया। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता चला और कैप्टन जॉन पर केस चला, पर फिर भी वो और उनके साथी जेल जाने से बच गए। लेकिन लॉ से तो वो बच गए, बट शिप के श्राप से क्या? इस इंसिडेंट के सिर्फ 3 महीने बाद ही गरीबी से कैप्टन की मौत हो गई, उनका साथी पागल हो गया और दूसरे ने खुदकुशी कर दी। वेल फ्रेंड्स, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस शिप को लेकर आपका क्या ख्याल है? इस शिप ने लिटरली कोइंसिडेंसेस का पहाड़ खड़ा कर दिया, या फिर इसकी कहानी को प्रेजेंट इस तरीके से किया गया है कि ऐसा लग रहा है कि ये शिप बहुत ही पनौती है, या फिर इवन ये शिप सही में काफी पनौती है? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा, ये रियल कहानी है बाय द वे, तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप ना मिस कर सको। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।